नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सुधांशु त्रिवेदी और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों वरिष्ठ नेता सांसद हमारे साथ होंगे चर्चा में। दोनों आमने सामने की करेंगे टक्कर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के तमाम दावों के बावजूद मजदूर पैदल घर के लिए निकल रहे हैं, हादसे के शिकार हो रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घर जाने के लिए निकले मजदूर रेल की पटरियों पर सो गए, कुचलकर 16 की मौत हुई। आइए आपको दिखाते हैं। हादसे के बीच राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इस पर सरकार ने भी जवाब दिया है, बीजेपी ने भी जवाब दिया है। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। कोरोना संकट में ये देश कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक अस्पतालों में, एक लॉकडाउन की मजबूरियों के साथ सड़कों पर, एक प्रवासी मजदूरों के लिए बने आपातकाल पर। फिर भी जिस जंग से कुछ हासिल नहीं होना, उसमें फूंक रहे हैं देश के सियासतदान अपनी पूरी ताकत। छेड़ दिया है सियासत का संग्राम, बिछ गई है बिसात घेरेबंदी की। उलझ गए हैं अपना अपना दबदबा कायम करने वाले वार पलटवार में। पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी में जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और उनका कहना था कि जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है। और कितने समन्वय के साथ कार्य हो रहा है, इसका उदाहरण यह है कि लॉकडाउन 2 की जब शुरुआत हुई तो उससे केंद्र सरकार की घोषणा से पहले 4 राज्यों ने घोषणा कर दी थी। वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। चारों विपक्ष के राज्य थे। फिर भी यदि उन्होंने जो कहा है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा सरकार जिस बेहतरीन तरीके के साथ कार्य कर रही है, स्वयं जिनसे उन्होंने संवाद किया, अभिजीत बनर्जी जी ने किस प्रकार से उसका स्वागत किया। राहुल गांधी सरकार की घेरेबंदी में अव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं। आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की सरकार सुन नहीं रही, मदद नहीं कर रही। बिना सोचे समझे कोरोना के ग्रीन जोन को भी कई राज्यों में रेड जोन घोषित कर रही है। बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके ही तमाम फैसले लिए हैं। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया, हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर्स से क्लियर हमें इनपुट मिल रहा है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी निरंतर विपक्ष के नेताओं से, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद में हैं। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टरों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, खेल के लोगों के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ, सभी के साथ विचार विमर्श किया है। मजदूरों की मजबूरी पर भी हमला हुआ। आज ही औरंगाबाद में मजदूरों के साथ हुए भयावह हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। दिल दहला देने वाले इस हादसे में 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। अपने घर के लिए पैदल ही निकल गए मजदूरों ने रेल की पटरी का सहारा लिया, लेकिन जिंदगी पटरी पर लौटती इससे पहले ही मौत बनकर आई मालगाड़ी ने सबको कुचल दिया। रात काटने के लिए इन मजदूरों ने पटरी का सहारा लिया था, वहीं सोए थे, वहीं हादसा हो गया। देश भर में अभी भी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी सबसे बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी बोले, मजदूरों, गरीबों की मदद के लिए बने नीति नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी लाए सरकार और साथ ही 13 करोड़ गरीबों को प्रति घर 7,500 रुपए दे। बीजेपी का पलटवार आया। राहुल डायरेक्ट मनी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जो पहले से ही कई राज्यों में हो रहा है। पैकेज की जरूरत है, एकदम कीजिए। हमने एमएसएमईज के बारे में क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है, इनकम सपोर्ट का क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है। एक और सजेशन, मनरेगा को आप 200 दिन का कीजिए। पैकेज की बात कही, 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले दिया जा चुका है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यदि आप देखें तो 3 महीने के लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मुफ्त में देने का विचार चल रहा है, विचार कर दिया गया है। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बाद बने हालात को आर्थिक सुनामी बताया। सरकार से पूछा, लॉकडाउन के आगे क्या है?
हमें जो हमारा लॉकडाउन है उससे ट्रांजिशन तो करना है। किस प्रकार से करना है वो सरकार को जल्दी से जल्दी डिसाइड करके इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। सियासत के इस संग्राम को फुर्सत नहीं, ना ही थम रही है कोरोना की रफ्तार। 1886 लोगों की कोरोना से देश में मौत हो चुकी है। लॉकडाउन 3 में हर जगह लापरवाही का आलम है। इतना कहना काफी है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और आइए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ अभिषेक मनु सिंघवी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुधांशु जी, आपकी पार्टी की सरकार है, इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आप ही से है। सवाल है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अव्यवस्था का आलम है, मजदूरों को लेकर आपकी संजीदगी कम रही। उनका यह आरोप है कि जिस तरह से आपको सहायता करने के लिए सामने आना चाहिए, नीतियों को स्पष्टता के साथ रखना चाहिए, वो आपकी सरकार नहीं कर रही है। आपका जवाब सुधांशु जी। देखिए अंजना जी, जहां तक नीतियों की बात है, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से सभी नीति निर्देश जारी कर दिए। अब इसके बाद इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जिला प्रशासन की है। उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कौन मजदूर जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, इसका निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी, स्थानीय प्रशासन लेगा। और अगर ये ईमानदारी से बात कहें, यह वो समय है जब किसी प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में नहीं आना चाहिए, परंतु यदि सर्वाधिक प्रवासी मजदूरों का विषय आ रहा है, पहले मैं बात एक ईमानदारी से स्वीकार कर लेता हूं, 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर है। सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है मुंबई की वजह से, फिर गुजरात आता है, फिर दिल्ली आता है, और तीनों जगह समस्याओं की बात आई, परंतु सर्वाधिक समस्या की बात महाराष्ट्र से उठ के आती है। अब अभिजीत बनर्जी जी से ही जब उनका विचार विमर्श हो रहा था तो उन्होंने क्या कहा था, मुंबई के रेफरेंस में बात होते हुए उन्होंने कहा कि भाई वो जो जिम्मेदारी है वो लोकल गवर्नमेंट की होती है कि वो कैसे सुनिश्चित करे। अब उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, इवन राजस्थान की सरकार, सब अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जहां तक गाइडलाइंस की बात है, गाइडलाइन देना केंद्र सरकार का काम, उसके माइन्यूट डिटेल्स यानी उसके अंदर के छोटे बिंदुओं पे जाकर धरातल पर उसका अनुपालन सुनिश्चित करवाना स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों का कार्य है। तो बजाय उन राज्य सरकारों से संवाद करने के यह बयान देना मुझे दर्शाता है कि शायद राहुल गांधी जी इस समय निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि केंद्र में वो प्रतिपक्ष में है, कई राज्यों में सत्ता पक्ष में है, तो वो सत्ता पक्ष की भूमिका निभाएं या प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं। मुझे लगता है 2 नावों पर सवारी करते हुए वो डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अभिषेक जी, ये विरोधाभास जिसका जिक्र सुधांशु जी कर रहे हैं वो आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी में, रणनीति में भी नजर आ रहा है? क्योंकि एमएचए की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई कि अब ट्रेनों से आप वापसी करा सकते हैं मजदूरों की, राज्य आपस में तय कर ले। आप ही कहते हैं संघीय ढांचे का सम्मान होना चाहिए, फैसला राज्यों पर छोड़ना चाहिए, तो उन राज्यों के हाथ में रख दिया है। अब तो इस अव्यवस्था के लिए राज्य सरकारों की जवाबदेही बनेगी। अभिषेक जी, मैं विनम्रता से कहूंगा कि ये ऐसा आपातकाल का समय है कि हम सकारात्मक रूप से मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे पूरा समय दीजिएगा। मैं बहुत संक्षेप में रखूंगा, लेकिन सिर्फ ये तू में या शूट एंड शूट वाला डिबेट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, मैं बताना चाहता हूँ कि विरोधाभास कहाँ है। बार बार सरकार की तरफ से, और देखिए इस सरकार को जो इन 2 महीनों में समर्थन मिला है, मतलब किसी सरकार को और भारत सरकार को कभी नहीं मिल सकता, लेकिन विपक्ष अपना कर्तव्य जरूर निभाएगा, ये बता के कि क्या त्रुटियां हैं जिससे कि सकारात्मक रूप से जनहित बढ़ सके। नंबर 1, ये जो आपके सामने आंकड़े फेंके जाते हैं, इतने लाख करोड़, एक सीधी बात है। आज इतने हफ्तों से बार बार मांगने के बाद ये टोटल समूचा सब कुछ सामूहिक रूप से मिला के 0.7% GDP का हमें एक राजकोषीय इंजेक्शन मिला है इस देश में इस आपातकाल के लिए। 0.7% फिस्कल इंजेक्शन। आपको मालूम है बांग्लादेश, जो हमसे हमारे से के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और मोदी जी गर्व से अपने भारत को सही रूप से कहते हैं सुपर पावर है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और बांग्लादेश 2.5% GDP, जानबूझ के दे रहा हूँ। मलेशिया 16%, जापान जिससे हमारी इतनी निकटता है 10% GDP कोरोना के लिए इंजेक्शन दिया गया। मेरे पास सब आंकड़े हैं, मैं बाकी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अमेरिका ने 2.5 महीने पहले 10%, जर्मनी ने 20%, स्पेन ने 15.5%, यूके ने 15.5%, इसके सब आंकड़े हैं। तो आप नंबर 2, आप चार्ट देखिए, लॉकडाउन में चार्ट में भारत नंबर 1 है,
सबसे कड़ा, सबसे समूचा लॉकडाउन, और फिस्कल इंजेक्शन में सबसे नीचे है 0.7%। नंबर 3, ये किस प्रकार के इंजेक्शन मिले हैं? अमेरिका ने, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अमेरिका से तुलना करें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं इतना पैसा हमारे पास, आपको उदाहरण दे रहा हूं, उसका आप एक आंशिक करिए। $600 प्रति हफ्ते का कई वर्गों को जो बेरोजगार हुए उनको इंजेक्शन मिला, $600 प्रति हफ्ते। यूके में 80% आपकी आय, जो वेज जो हट गई अगर है, आप बेरोजगार हो गए हैं, तो 80% सरकार देगी अप टू अ लिमिट ऑफ 2,800 US$। पाउंड को परिवर्तित करके आंकड़े एकदम सही है। नंबर 4, आपको मालूम है कि जिसको इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जिसमें हमारे 90% MSME है, वहां पर न्यूनतम आंकड़ा है बेरोजगारी का 12.5 करोड़ बेरोजगारी। अगर आप पूरा लें इनफॉर्मल सेक्टर MSME से हटके, तो शायद 30-40 करोड़ की होगी बेरोजगारी। अब मेरा प्रश्न ये है कि किसके लिए रुके हैं मोदी? जितने भी बता रहे हैं आपको बातें, हमने ये दिया वो दिया, सब कुछ वो 0.7% पे आता है। हमने कहा कि 5% कर दो, 5% कर दो। राहुल गांधी ने तो आज दोहराया है, पहले सोनिया गांधी ने 3 हफ्ते पहले कहा था कि आपको टारगेट करना है तो आप एक पैकेज बना दीजिए MSME। 1 सेकंड, 30 सेकंड होगा प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पिछले 10 दिन से मिल रहे, वार्तालाप कर रहे हैं, और हमको प्रकाशित हो रहा है अखबारों द्वारा कि कल आने वाला है MSME पैकेज। गडकरी जी ने कहा परसों आने वाला, अच्छी बात है, लेकिन जब मृत हो जाएंगे सब, उसके बाद आने का क्या फायदा? और आज जितने भी पैकेजेस हैं वो 0.7% में है, आपको कम से कम 5% करना चाहिए। क्या बात है इस FMRV में? इसको आप दुगना कर दीजिए डेफिसिट को 1 साल के। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, मैं आपकी बात का, आपके सुझाव का जवाब लूंगी, लेकिन मेरे सवाल से आप बच गए थोड़ा। 1 सेकंड सुधांशु जी प्लीज। अभिषेक जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा था, आप तो इतने प्रतिष्ठित वकील हैं, आपने उसका जवाब बिल्कुल ही नहीं दिया। मेरा ये सवाल है कि अब जो परिस्थिति है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, उस पर भी अलग से बहस हम करेंगे इसके अगले सवाल में, लेकिन जो शुरुआती सवाल है वो मजदूरों के पलायन को लेकर है। प्रवासी मजदूर जो अपने अपने गांव जाने को मजबूर है, 2.5 लाख मजदूर पहुंच गए हैं, बहुत सारी श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बावजूद इसके परिस्थितियां खराब है, जिस पर राहुल गांधी ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है। मेरा सवाल आपसे यह है अभिषेक जी कि जब MHA ने गाइडलाइंस जारी कर दी, उसके बाद से राज्यों पर छोड़ दिया कि आप संघीय ढांचे का सम्मान करते हुए आपस में बात कीजिए और फिर जो मजदूरों का आना जाना है उसको सुनिश्चित कीजिए, उसको लेकर क्या राज्यों की जिम्मेदारी से हटा जा सकता है? मैं माफी चाहता हूं क्योंकि उनकी आवाज काफी डिस्टॉर्टेड हो रही थी, तो मैं समझ नहीं पाया प्रश्न। मैं इसका आपको 1 मिनट में, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ इस प्रश्न का। 1 मिनट में आप, ये और भी चौंकाने वाला है, मेरे पहले वाले आर्थिक वाले से ज्यादा चौंकाने वाला। मैंने सीधा चाह, मैंने भी पहले सरकार पे लगाया है कि इन्होंने प्रवासी श्रमिकों को भूल गए, दरकिनार कर दिया। क्यों? पहला प्रश्न, एक ही प्रश्न पूछता है, आप एक बार जरा प्रदेश सरकार को छोड़ दीजिए, एक बार आप और लोगों को छोड़ दीजिए, आपने केंद्र सरकार की हैसियत से 1 पैसा का पैकेज दिया है क्या श्रमिक, प्रवासी श्रमिकों के लिए? सीधा सवाल है, 1 पैसे का पैकेज दिया। नंबर 2, पिछले 3-4 हफ्ते 6 हफ्तों में कहीं ना कहीं रोते हुए, मरते हुए दुष्प्रभाव के साथ प्रदेशों ने इनको रखा, खाना खिलाया, आबाद रखा, उसके लिए आपने रिइंबर्स किया क्या प्रदेशों को? 0। नंबर 3, जब आपको संघीय ढांचे के परिधियों का उल्लंघन करना है, लांघना है, तब तो आप आपातकाल का लेके आड़ करते हैं। और मैं समझता हूँ सही है कि हम कर सकते हैं विरोध, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि जरूरत है। इस पर कोई डायरेक्शन देना है, कोई नोटिफिकेशन देना है, संघीय ढांचे का कोई ध्यान नहीं। लेकिन जहां संघीय ढांचे का उत्तरदायित्व आता है तो आप कहते हैं कि हमारे से मतलब क्या, ये तो प्रदेश से मतलब है। अरे भाई, प्रदेश के पास क्या पैसा पेड़ पे उग रहा है? हम सब तालियां बजाएंगे, वरांडों में आएंगे, फूल खिलेंगे तो उनका स्वागत करेंगे हमारे योद्धा जो है कोविड के, लेकिन उनको चाहिए ठोस चीजें। आज जो आप इतनी बात कर रहे हैं, ट्रेन का कंट्रोवर्सी छोड़ दीजिए, क्या ये जो गरीब प्रदेश है और सब प्रदेश, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में रो रहे हैं, हमको रिएम्बर्समेंट दीजिए, हमको फिजिकल इंजेक्शन दीजिए, हम कैसे रखेंगे? आपको पता है 29 तारीख को, अप्रैल को शाम को MHA ने ये फरमान निकाला, उस पर लिखा था सिर्फ बसेस। 1 तारीख को हमने ब्रीफिंग ली और हमने कंप्लेन किया कि ट्रेन बेहतर होती है। 2 तारीख से 4-4, 5-5 करके ट्रेन चलनी शुरू हुई, लेकिन पैसा एक भी नहीं दिया है किसी के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, किसी चीज के लिए। केंद्र सरकार,
आप ये क्यों बोलते हैं कि आप करो? आप ये बताइए आपने क्या किया? ठीक है, जो भंडार भरे हुए आपके बने, क्या किया आपने केंद्र सरकार? सुधांशु जी जवाब दीजिए। तथ्यों की बात करिए ना। ठीक है, 3 पॉइंट्स पर वो आप पर हमला कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि संघीय ढांचे का इस्तेमाल आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। जब आपको लगता है मुश्किल चुनौती है तो आप राज्य को कहते हैं संघीय ढांचे का इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। दूसरा, आप पैसे देने को तैयार नहीं है, पैसे दबाकर आप बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि फिस्कल मेजर्स ये सरकार क्यों नहीं ले रही है, क्यों नहीं किसी तरीके से राज्यों की मदद कर रही है, वही आरोप जो राहुल गांधी ने लगाया है। जवाब दीजिए। संघीय ढांचा अभिषेक मनु सिंघवी जी इतने वरिष्ठ और विद्वान व्यक्ति हैं, और अभी आखिरी वाक्य इन्होंने क्या बोला? आपके भंडार भरे। अरे भाई, अर्थव्यवस्था 0% की तरफ आ रही है। पिछले 1 महीने में एक भी राजस्व नहीं है, और संपूर्ण विश्व के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था निगेटिव में जा रही है। आपको भारत सरकार के भंडार भरे हुए नजर आ रहे हैं। यह आपके राजनीतिक पूर्वाग्रह के चश्मे को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। फिर आपने जो उदाहरण दिया उनसे बिंदुवार प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले आपने कहा इन देशों ने इतना किया, पहला नाम आपने बांग्लादेश का लिया। आपको पता है अकेले महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बांग्लादेश से बहुत बड़ा है। अकेले बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट तमाम छोटे राज्यों से बड़ा है। पर संयोग की बात यह है कि वहीं से प्रवासी मजदूरों को रेल में जाने के टिकट का किराया भी नहीं मिल रहा है। तो अब यह प्रश्न पूछना चाहिए कि जहां देश की आर्थिक राजधानी है, जहां सर्वाधिक आर्थिक स्रोत हैं, जिस राज्य के पास सबसे अधिक आर्थिक बैकग्राउंड रही, उससे आग्रह करना चाहिए, जहां आप सत्ता में बराबर के भागीदार हैं, कहना चाहिए कि भाई आप इसकी व्यवस्था करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आइए जो दूसरी तुलना आपने दूसरे देशों से की, आपने कहा अमेरिका $600 दे रहा है। जब हम भारत में उसकी तुलना करते हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आपको पता होगा, जिसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी डोमेस्टिक मार्केट। यानी जब पैसे की तुलना की जाती है तो भारत के आंतरिक बाजार में जब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कितना खर्चा होता है, तो ये $1 बराबर 70 रुपए से नहीं होगा। ये भारत के आंतरिक मार्केट में वो एक अलग रेशियो होता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में $1.5 की पानी की बोतल मिलती है, तो भारत में 100 रुपए की नहीं मिलती, भारत में 10 या 12 रुपए की मिलती है, तो वो 3 या 4 गुना आता है। यानी अमेरिका कितना दे रहा है? भारत के हिसाब से मानिए तो बमुश्किल 2000 कुछ रुपए दे रहा है। हम 500-500 रुपए दे चुके हैं, और इसके बाद भी 2-2 हजार रुपए की किस्त हम पहले भी दे चुके हैं। जबकि मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आज भारत की स्थिति, कांग्रेस पार्टी ये बात कहे तो थोड़ा सा विचित्र। अभिषेक जी, हम क्या है? हम 135 करोड़ के देश हैं जनाब। चीन को अलग रख दीजिए तो इस समय सबसे बड़े देश। 30% जनसंख्या अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। 2/3 जनसंख्या गांवों में है। 30% का मतलब 40-45%। इतनी तो बड़े बड़े देशों की जनसंख्या नहीं। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, हमारी $2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी 18 पॉइंट कुछ ट्रिलियन की, 7 गुनी बड़ी उनकी इकोनॉमी। उनके पास हमसे 3 गुना बड़ा इलाका, 10 गुने बड़े रिसोर्सेज, और उसके बाद वो $600 दे रहे हैं और हमने 2000 रुपए दिया है। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं। अब मैं अगली बात पे आता हूं, मजदूरों पे। तो प्रत्यक्ष रूप से 39 करोड़ लोगों को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे दिया जा चुका है। उज्ज्वला योजना में 3 माह के सिलेंडर मुफ्त दिए जा चुके हैं। राशन के अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इसलिए सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से दिया है। अब जहां तक बात आती है राज्य सरकारों की, आपने कहा संघीय ढांचे की, तो सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निरंतर विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिए गए हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। एक्साइज ड्यूटी सबसे बड़ा स्रोत है राज्यों का। आबकारी यानी शराब की बिक्री, यह राज्यों के विचार विमर्श और उनके अनुरोध के बाद ही किया गया है। तो इसमें हम नहीं कह रहे कि हमको हिस्सा चाहिए या ये चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं ये आरोप प्रत्यारोप की बजाय यथार्थ का विषय। अभिषेक जी, 3 बातें जो वो जवाब में दे रहे हैं और जो महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी जिनमें शामिल हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मशवरे के बाद ही सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, जिसमें पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, इन राज्यों ने ऐलान किया। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि राजस्व के लिए पंजाब के कैप्टन अमरिंदर ने चिट्ठी लिखी पीएम को कि मुझे 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, आप शराब की बिक्री की इजाजत दीजिए। और केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को इजाजत दे दी, उन पर छोड़ दिया, आप फैसला कीजिए, डीएम से बात कीजिए, अगर कर सकते हैं आप कीजिए। तो ये क्या उन फैसलों का हिस्सा नहीं है जो पीएम सीएम के साथ बैठक में ले रहे हैं? ऐसा है, मेरे मित्र जो हैं उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन बहुत सारी इसमें गलतियां हैं और मैं बहुत संक्षेप में सभी बिंदुओं को जवाब देना चाहता हूं। नंबर 1,
मेरे शब्द धान को बिल्कुल वो गलत समझ गए। धान का भंडार हो रही है, भंडार पैसे की भंडार की बात नहीं हो रही है। आज तक कोई उत्तर नहीं मिला प्रधानमंत्री से कि आप आंशिक या पूरे रूप से जो आपके धान के भंडार है वो कब खोलेंगे, अगर कोविड में नहीं खोलेंगे। बहुत न्यूनतम में खरीद लें या उसको मुफ्त में दे दें और सरकार खरीद ले, इसके ऊपर कोई स्कीम क्यों नहीं बनी है। आज भारत का सौभाग्य है कि हमारे पास इतना धान है, भंडार है, उस भंडार का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो सबसे स्थायी चित्र है इस कोविड का वो है हमारे प्रवासी श्रमिकों का रोड पे रोते हुए मरते हुए, वो चित्र फोटो सबकी अस्मिता में बैठा रहे। नंबर 2, ये कोई उत्तर नहीं हुआ पीपीपी का। सभी जानते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी बहुत है। मैंने आपको देश के सब, मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन सबसे कड़ा और इंजेक्शन सबसे छोटा, इस आंकड़े का कोई प्रमाणित किया, बल्कि उसका उत्तर नहीं देके मेरे मित्र ने प्रमाणित की मेरी बात को। मैं आपको 15 सेकंड में ब्राजील 2.10, कनाडा 2.16, चाइना 1.32, बांग्लादेश 2.5। अब आइए और देशों में, यूएसए 10%, जर्मनी 20%, स्पेन 15%, ऑस्ट्रेलिया 8%, यूके 15%, फ्रांस 11% इत्यादि इत्यादि, जापान 10%, मलेशिया 16%। क्या इसका उत्तर होगा पीपीपी? आप ये बता पा रहे हैं कि आज 8 हफ्तों में आपने जो हमको इंजेक्शन दिया है सब कुछ मिला के समझौता 0.7%। नंबर 3, लिकर की बात ही नहीं हो रही। लिकर पे एक अलग मुद्दा है, लिकर की मैंने तो बात की नहीं। नंबर 4, लॉकडाउन का और आर्थिक समर्थन और पैकेज का कोई कनेक्शन नहीं। मैं तो खुद चाहता हूं, हमें पूरा समर्थन किया, लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन कुछ चीज को हल करता है क्या? लॉकडाउन स्थगित करता है, नियंत्रित करता है, हल नहीं करता। लॉकडाउन के दौरान आपको पता होना चाहिए, आंकड़ा जो चौंका देगा, आपको घबरा देगा और गंभीर है। आज विश्व में हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ जो है, जो बढ़ोतरी है रेट जिससे कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हाईएस्ट भारत में है अब हाल में, क्योंकि हमारे यहाँ बाद में आया है। 6.7% रेट ऑफ डेली ग्रोथ ऑफ कोविड केसेस। नेपाल में 6.1, यूएई में 4.2, सिंगापुर में 3.8, श्रीलंका में 3.2, यूएसए जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश है 2.5%। तो हमारा, और पिछले 4 दिन से ये पैटर्न आ गया है कि 2,500 केसेस हर दिन जुड़ रहे हैं। नंबर 5, माइग्रेशन पैकेज में भी आपने मेरी बात प्रमाणित की। मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूँ, एक पैकेज जिसपे एक पैसा आपने रिइंबर्समेंट द्वारा या सीधा उनके पॉकेट में दिया हो श्रमिक, प्रवासी श्रमिकों को, आपने क्या किया? आप दूसरे की बात क्यों करते हो? उंगली बात अपनी बात करिए। सरकार, केंद्र ने क्या किया? नंबर 6, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मांग 7,500 रुपए की जो आज बढ़ाई गई, आप 500 रुपए से अपमानित कर रहे हैं किसी को क्या? 1,000 रुपए से अपमानित कर रहे हैं? 7,500 रुपए। नंबर 8, एफएमआरबी आपने अभी तक क्यों नहीं बढ़ोतरी की? ये फिस्कल मैनेजमेंट अपने आप में अंत नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, वो किसी समय के लिए होता है। जब कोविड में सब मर जाएंगे, बेरोजगारी फैल जाएगी, उसके बाद आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएंगे उसको, एफएमआरबी एक्ट को। तो ये, और जीएसटी। अच्छा, मैं आपको अंत में बात, जितनी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है आप उसके मिनट देख लीजिए, उनके वीडियो देख लीजिए। बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी प्रादेशिक पार्टी का हो, रो रो के चीख के कहा कि हमको फिस्कल इंजेक्शन चाहिए, हमको कम से कम 2 अलग पैकेज चाहिए फिस्कल इंजेक्शन के अलावा। जनरल, एक रिइंबर्समेंट माइग्रेंट लेबर के लिए, प्रवासी श्रमिक के लिए, एक एमएसएमई के लिए कोई पैकेज। पिछले 5 दिनों से हम सुन रहे हैं कल आ रहा है। तो ये विलंब क्यों? और क्या आपने आज कुछ भी दिया है? आप अपनी बात करिए। जो वो कर रहे हैं रो पीट कर मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। इस पर एक जवाब जल्दी से ले लेते हैं सुधांशु जी से। सुधांशु जी, जो आज प्रपोज किया है राहुल गांधी ने, जो प्रपोज किया है उसमें वो कह रहे हैं कि 5,000 भी अगर आप 13 करोड़ घरों में दें, 13 करोड़ हाउसहोल्ड्स में, तो 65,000 करोड़ आएगा। अब आप ये बताइए, क्योंकि पूरा देश आज सुनेगा, 3 बार के सांसद, वरिष्ठ सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जी भी हैं और आप भी अब संसद में बैठते हैं, तो आज पूरा देश सुनेगा। उनका कहना है कि 65,000 करोड़ लगेगा, 13 करोड़ घरों में आप 5,000 रुपए दीजिए। आप लोग ये देने में समर्थ हैं या असमर्थ हैं? अगर समर्थ हैं तो क्यों नहीं दे रहे? दूसरा, उनका कहना है कि हर राज्य पैसा मांग रहा है, आप लोग पैसा क्यों नहीं दे रहे? देखिए, पूर्वाग्रह और राजनीति क्या होती है मैं साफ बताना चाहता हूं। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, पूरी विनम्रता से उनसे 2 ही बिंदु पूछता हूं। पहली बात, ये राहुल गांधी के 7,500 रुपए का रैशनल बता। तो चुनाव से पहले 72,000 कहे थे, मोदी जी ने 6,000 कहा था, जनता ने 6,000 का समर्थन किया, वो अलग बात है। दूसरी बात, आपने कहा अमेरिका ने इतना स्टिमुलस दिया,
मैं भी चुनौती के साथ कहता हूं अभिषेक मनु सिंघवी जी, कितना कैश रिजर्व है अमेरिका के पास, कितना ब्रिटेन के पास, कितना स्पेन के पास, पूरा आंकड़ा बताइए और फिर कहिए कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी का उनके पास रिजर्व है और कितना हमारे पास रिजर्व है। तुलना बराबर की करिए ना। किसी के पास सैकड़ों करोड़ पड़ा है और उसने 10 लाख दे दिया, हमारे पास 10 लाख पड़ा है, हमने 10,000 दिया, तो आप कह रहे हैं ये तो इतने का प्रतिशत है। जब आप पैसा देंगे तो उसके साथ उसका कैश रिजर्व भी देखेंगे ना। दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों की आप तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। और अंत में सिर्फ एक बात कह रहा हूं, ज्यादा विचार नहीं। बिहार इतना गरीब राज्य होकर 27 लाख मजदूरों को आने का किराया दे सकता है और महाराष्ट्र नहीं दे सकता जाने का, इसका उत्तर हमें चाहिए। दूसरी बात अंत में सिर्फ ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा की मातृभूमि इटली, जहां की सरकार ने भारी गलती की, जहां हक चाइनीज कैंपेन चलाया गया, इतनी बड़ी गलती किसी सरकार से नहीं हो सकती कि चाइनीज को गले लगाओ, और उस कारण से वहां विप्लव हो गया। मगर एक विपक्षी नेता का बयान बता दीजिए जो सरकार की आलोचना करते हुए आया हो इटली में, चुनौती के साथ पूछ रहा हूं। मगर अफसोस, हमारे यहाँ सुरक्षा कर्मियों पे हमला, हमारे यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों पे हमला, हमारे यहाँ सांप्रदायिक राजनीति और नित्य प्रति आकर सरकार के ऊपर आक्रमण करने की यह अनोखी राजनीति सिर्फ भारत में देखनी पड़ रही। तो हम एक मोर्चे पे नहीं, हम कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं का आप उत्तर दे दीजिए, बिहार का भी, इटली का भी, और अन्य जो मैंने कहा कैश रिजर्व उन कंट्रीज के पास परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कितना, उसका भी बता दीजिए। जवाब दीजिए अभिषेक जी। और सवाल यह है कि क्या मजदूरों की भी मजबूरी एक पॉलिटिक्स की जाल में फंस चुकी है? मैं समझता हूँ कि पिछले उत्तर में मेरे सभी प्रश्नों को मेरी बात सभी प्रश्नों और इसका मतलब प्रमाण नहीं आता था कि जो वो कर रहे हैं सरकार, उसका कोई हमको उत्तर नहीं मिल रहा है। नंबर 2, जो मैंने 5 प्रश्न सीधे पूछे उसका एक भी उत्तर मिला है आपको? बार बार यूएसए की बात क्यों करते हैं? मैंने सबसे छोटे देश ले लिए, मध्यम देश ले लिए, बड़े देश ले लिए, किसी का भी जीडीपी पैकेज 0.7% नहीं है। कोई उत्तर नहीं मिला आपको। बार बार ये बता रहे हैं आप हमको कि यूएसए ज्यादा आपकी समृद्धि नहीं जानते हैं, तभी तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 10% करिए। अरे भाई 2.5% तो करिए जीडीपी का, 5% तो करिए जीडीपी का। नंबर 3, आज आपने कौन सा पैकेज दिया है 0.7% से ज्यादा जो इसको 2.5% ले जाए? क्या 4 कैटेगरी इमीडिएटली तुरंत येस्टरडे, आवश्यक नहीं है कल, जो बीता हुआ कल है, उसके लिए ये इंजेक्शन पैकेज मिलना चाहिए था। बेरोजगार एमएससी द्वारा, बेरोजगार इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा, प्रवासी श्रमिक और मध्यम वर्ग भी। आज आप देखिए जीएसटी के लिए जो मांग कर रही है स्टेट, पैसा बहुत कम हो गया, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा आपको। आपको मिल रहे हैं सिंबॉलिज्म, आपको मिल रहा है प्रतीकात्मक कि आप बरामदे में जाइए, ताली बजाइए, बर्तन बजाइए, रोज पेटल्स गिराइए, जो अच्छी बात है। हमारे कोरोना योद्धा से ज्यादा नमन और आदर हम किसी का नहीं कर सकते, लेकिन उनको साथ साथ ठोस चीज चाहिए। मेरा जो मूल विरोध है कि ठोस चीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि लॉकडाउन का ये जो कॉन्सेप्शन है बिल्कुल गलत है। लॉकडाउन करके आप नियंत्रित कर रहे हैं, सही है, मैं तो समर्थन पूरा करता हूँ लॉकडाउन का। उसका आर्थिक पैकेज से क्या, बल्कि लॉकडाउन से समय मिल रहा है आपको, उसमें आपको इस आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल करके अपने को समर्थ बनाना चाहिए। ठीक है, आप अभिषेक जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन का आप समर्थन करते हैं। थोड़ी सी आवाज आपकी हल्की कम आ रही है, उसको फिर से रिकनेक्ट करा लेते हैं। इस बीच जरा आपको भी सुना देते हैं और दर्शकों को भी। राहुल गांधी ने आज लॉकडाउन के एंगल से भी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी राय रखी थी। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, सरकार को पॉज बटन उन्होंने पहले कहा था, अब क्या कह रहे हैं सुनिए। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे, उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है, 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा।
और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। अभिषेक जी, वो कह रहे थे कि 1% लोगों को खतरा है, 90% लोगों को खतरा नहीं है, डर के माहौल से निकलना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ है? लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए या फिर नहीं? मैं बताऊं आपको। देखिए, लॉकडाउन को अपने आप में उद्देश्य समझ लिया गया है और अंत समझ में 3 बार बात होगी, उसकी बात कर रहे हैं। लॉकडाउन एक तरीका है, लेकिन आज आप देखिए एक आंकड़ा, लॉकडाउन के दौरान आपका प्रतिदिन का आंकड़ा बढ़ गया है 2,500 से 3,000। और मैं दोहरा रहा हूं, छोटी बात नहीं कह रहा हूं मैं। हमारी जो बढ़ोतरी की रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ, प्रतिदिन के केसेस की विश्व में नंबर 1 है। तो हमें अगर कोरोना आ रहा है तो वो पीछे से थोड़ा स्थगित रूप से आ रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप समर्थन देके आर्थिक एमएसएमई को कुछ आंशिक रूप से खड़ा कर दें, श्रमिक प्रवासी श्रमिकों को किस तरह से समर्थन देके आप उनको सेटल कर दें, पैकेज दे दें, टैक्स का, फिस्कल डेफिसिट, मैं तो कह रहा हूँ रुपया छापें आप आरबीआई द्वारा, गैर जिम्मेवार तरीके से नहीं, लेकिन जिम्मेवार तरीके से रुपया छापा जा सकता है। और आप अपने आर्थिक स्तंभ को खड़ा कर दें इस लॉकडाउन के दौरान। तो जब आप 19 मई को या 5-7 जून को भी निकलेंगे तो आप समर्थ होंगे। अगर आपने बटन दबाया 19 मई को, तो 20 मई को क्या करेंगे आप जाके अपने फैक्ट्री में, 25 मई को क्या करेंगे आप जाके अपने एमएसएमई यूनिट। लॉकडाउन अपने आप में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन में थोड़ा कंटेनमेंट जोन है, लाल जोन है, ध्यान रखना जरूरी है, वो सब, लेकिन ये बनाना कि भाई हम सब बैठे हैं चुपचाप, और अगर ये देश रुपया छाप के, एफएमआरबी लिमिट हटा के, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर इस वक्त नहीं करेगा और अपने एफसीआई के गोडाउन्स को खोलकर, भंडार जिसका मैंने बात की थी वो वाला भंडार अभी नहीं खोलेगा, तो कब के लिए? जब अगला सुनामी होगा या अगला जब भूकंप आएगा तब। जवाब दीजिए सुधांशु जी, समझिए। और ये ठीक है, अभिषेक जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अभी तो ऐसी परिस्थिति है जो आपको, अगर धान उत्पादन जो भी हम बम्पर गेहूं की फसल हुई है कई जगहों पर पंजाब में, आपको लोगों के लिए उसे देना होगा, प्रवासी मजदूरों के लिए, कह रहे हैं वो। मैं इसी पे आ रहा हूँ। यही तो एक बहुत बड़ी विचित्र समस्या है अंजना जी, कि चिर युवा राहुल गांधी जी चिर चिरंतन हमेशा द्वंद्व में ही फंसे रहते हैं। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन कोई विचार नहीं है, तो पूछे कैप्टन अमरिंदर सिंह से, उद्धव ठाकरे से, जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाया था। यही तो बात है, अपनी राज्य सरकार से पूछे नहीं रहे हैं, यहाँ पे आके सिर्फ आप अपना विचार दे रहे हैं। दूसरा, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, संक्रमित लोगों में मौत के आंकड़े का अनुपात भारत का विश्व के किसी भी अन्य देश से सबसे बेहतर है। इसमें लॉकडाउन का भी एक बड़ा रोल है। तीसरी बात, यह भी बात सही है कि यद्यपि उन्होंने मेरे पिछले आंकड़ों का उत्तर नहीं दिया, परंतु फिर भी उनकी बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़े हैं। मगर शुरुआत में जिस कारण से तेजी से आंकड़े बढ़े थे, उसके ऊपर, यानी मैं जमात की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संदेहास्पद मौन, मैं संदेहास्पद मौन कह रहा हूं, कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस, और इनके जो बौद्धिक सहयोगी हैं या अन्य सहयोगी हैं उनका एक प्रकार से समर्थन था। तो भाई हर चीज, जैसे अब तमिलनाडु में 90% कारण से था शुरू में, अब 75% लोग उसी की वजह से हैं। तो मेरे विचार से जो बढ़ने के कारण है उन पर भी समान रूप से रहिए और अपने राज्य सरकारों से पूछ लीजिए। समृद्ध और विपन्न राज्यों में विपन्न राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार ज्यादा सक्रियता के साथ पैसा खर्च कर रहे हैं, और पंजाब और महाराष्ट्र जो समृद्ध राज्य हैं उनके अंदर असुविधा आ रही है। तो मैं पुनः अपना वह वाक्य दोहरा रहा हूं कि राहुल गांधी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कुछ जगह सत्ता में भी हैं, कहीं विपक्ष में भी हैं, और अपने स्वभाव के अनुसार वो एक परपीचुअल कंफ्यूजन, यानी वो एक चिरंतन अंतर्द्वंद में ही फंसे हुए हैं, और यह उनके वाक्यों से बहुत साफ दिखाई दे। राहुल गांधी अंतर्द्वंद में फंसे हुए हैं और वो उनकी बातों में झलक रहा है। एक बार हम आंकड़े भी जरा फुल स्क्रीन या ग्राफिक्स दिखा दीजिए अभिषेक मनु सिंघवी जी। अगर हम अमेरिका वर्सेस इंडिया, हमने डेटा निकाला है सर, कोरोना केसेस कितने हैं, मौतें कितनी हुई हैं, फिर हम आपको चीन वर्सेस इंडिया भी दिखाएंगे, जहां 1.3 मिलियन के करीब लोग अब अमेरिका में संक्रमित हो गए हैं, 76,942 लोगों की मौत हुई है। हिंदुस्तान में 56,342 और मौत का आंकड़ा 1,886 है। अब अगला ग्राफिक्स दिखाइए, चीन वर्सेस इंडिया। चीन में भी हम देख रहे हैं जो मामले हैं,
82,000 के ऊपर केसेस हैं और मौत का आंकड़ा 4,633 है और हमारा 56,000 और 1,886। इस को क्या हम लॉकडाउन की एक बड़ी पूरी दुनिया का भी जो एक कंपैरेटिव डेटा है सर वो हम रख रहे हैं, लगभग 2.25 लाख लोगों की विश्व में मौत हुई है। हमने वो आंकड़ा भी 1,886 में रखा है। क्या आपको नहीं लगता है कि अपने आप में लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 की कामयाबी सिर्फ थाली बजाने और दीप जलाने से आगे तक की कोशिश में आंकना होगा? हमको ये देखना होगा कि हमने जो हासिल किया है वो भी भारत की जनसंख्या घनत्व जैसे देश में एक बड़ी उपलब्धि है। ये डिबेट के टर्म्स को बदलने वाली बात है। मैं समझता हूँ डिबेट बिल्कुल इस बात पे नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिबेट पहली बात, सबसे प्रथम अनिवार्य अग्रणीय बात है कि किस प्रकार से इस आपातकाल में समर्थन होना चाहिए अलग अलग वर्गों का। अब मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, उस पर कोई उत्तर नहीं है। उसका उत्तर है लॉकडाउन पे चले जाए। नंबर 2, लॉकडाउन जो हुआ है हम स्वागत करते हैं, पूरा देश इस बात का खुश है कि अभी इसमें मौतें और केसेस नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको एक उत्तर दे दिया, कई देशों में लॉकडाउन के बावजूद जो ये प्रॉब्लम आई है ये बाद के स्टेजेस में आई है। भगवान न करे कि इस देश में वो बाद के स्टेजेस में आई है। पिछले 4-5 दिनों के आंकड़े जो मैंने दे दिए, दोहराऊंगा नहीं, यही दर्शित करते हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा रेट ऑफ ग्रोथ भारत। नंबर 3, लॉकडाउन में रहते हुए, अब एक बार जरा वह साहब सुन लीजिए तर्क, रहिए लॉकडाउन में 19 मई तक या 31 मई तक, तब तक आप उससे लॉकडाउन से कभी निकलेंगे ना। निकलने के लिए आपने कैसे किसी कमजोर व्यक्ति को खाना खिला के अपने पैर उसके मजबूत किए, ये प्रश्न है। आप लॉकडाउन कितना करेंगे? चलिए आपको शौक है, आप 19 तक करिए, आप 5 जून तक करिए, आप 25 जून तक करिए, तभी तो आपको धीरे धीरे हटना पड़ेगा ना। तो वो आदमी या व्यक्ति या वो संस्था क्या करेगी, इसकी बात हो रही है। और देश हर्षित होता है कि भाई कम से कम केसेस रहे। हमारी कोई होड़ तो है नहीं ऐसी चार्ट्स के साथ कि 4 से बढ़ जाए हम। ये बात बहुत चिंताजनक है कि जो आंकड़ा है रेट ऑफ ग्रोथ का बढ़ रहा है। इसका मतलब है लॉकडाउन के बावजूद, यानी लॉकडाउन कारण नहीं, शायद हमारे यहाँ लेट आ रही है। और लॉकडाउन जैसे जैसे आप खोलेंगे क्या पता ये और बढ़ेगा, लेकिन आपको डील तो करना पड़ेगा ना उससे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। सिर्फ आप डर के दुबक के बैठ जाएंगे तो डील कैसे करेंगे? अगर 2 महीने का लॉकडाउन, और याद रहे जो चार्ट बनी थी, अवलोकन हुआ था पूरे विश्व का, उसमें सबसे ऊपर नंबर 1 स्थान पे था सबसे कड़ा लॉकडाउन हमारा। तो आपने इतना कड़ा लॉकडाउन तो कर दिया 8 हफ्ते तक, कब तक रखेंगे इतना? ठीक है, सवाल 2 है इसमें छिपे हुए। सवाल दो है सुधांशु जी। 1-2 लॉकडाउन के आगे क्या है, आपकी एग्जिट पॉलिसी क्या है, कब तक ये लॉकडाउन चलेगा? और दूसरा सवाल, ये लॉकडाउन 3 में जो लापरवाही का हम आलम देख रहे हैं, तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। अलग अलग देश के हिस्सों की तस्वीरें हमने इकट्ठा की है अपने दर्शकों के लिए। कहीं पर लाठीचार्ज की नौबत आ रही है शराब की दुकानों, और ये पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं। कहीं पर मजदूरों की जो परिस्थिति है वो लगातार चल रही है, या आसनसोल हो पश्चिम बंगाल, या फिर दक्षिण भारत के कई हिस्से हों जहां पर दिखाई दे रहा है कि क्या हालत है। ये जो लापरवाही अब हर जगह दिखाई दे रही है। आप ये अगली तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको दूसरे शहर की, केरल की तस्वीर है, तिरुवनंतपुरम की। अब ये जो लापरवाही लॉकडाउन 3 में है, इसको किस तरह से हम देखें? ये किस तरह, हालांकि केरल उन राज्यों में से एक है जिसने जबरदस्त तरीके से नियंत्रण, ये मंगलुरु की तस्वीरें देखिए आप कर्नाटक की। अब लॉकडाउन से हम ऐसे लड़ेंगे तब तो फिर पता नहीं कैसे आगे लड़ाई चलेगी सुधांशु जी। और लॉकडाउन का एग्जिट प्लान आपने अपनी बात बताई, इसी में इसका उत्तर निहित है। एग्जिट प्लान तब फाइनल किया जा सकता है जब लॉकडाउन व्यवस्थित ढंग से लागू हो रहा हो। अब आपने स्वयं देखा, अब इन चीजों पर नियंत्रण तो राज्य सरकारों का विषय है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, हमारे शासित राज्यों उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। अब यदि राज्य सरकारें इस विषय पे थोड़ी लापरवाही बरतेंगी, तो अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे थे आगे क्या होगा, आंकड़ा बढ़ेगा, तो ये इस पर निर्भर कर जाएगा कि आंकड़ा क्या आकार लेता है, क्या प्रारूप लेता है, तो उसके अनुसार ही एग्जिट प्लान होगा। फिर अभी देखिए सिंघवी जी के मुंह से एक शब्द निकल गया कि लॉकडाउन का शौक है। फिर मैं कहना चाहूंगा शौक है तो आप अपने मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए, या शौक नहीं है बल्कि एक यथार्थ है, आज की आवश्यकता है। अभी स्पेन ने ही 15 दिन के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ाया है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश लॉकडाउन में है। अमेरिका में आलोचना इसीलिए हो रही है कि लॉकडाउन उन्होंने देर से लगाया है।
इसलिए मेरा यह कहना है कि इस सारे विषय के ऊपर आपने एक और बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि प्रतीकात्मक चीजों से कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ता चिन्हित किए गए हैं, जो कि जिनके ऊपर दायित्व है कि एक कार्यकर्ता 5 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराएगा। औसतन 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है, हम वो भी कार्य कर रहे हैं, सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं। और प्रतीकात्मक की जहां तक बात है, आपने कहा थाली बजाने और दिया जलाने से कोरोना नहीं भाग जाएगा, हम मानते हैं ये उसके लिए नहीं है। ये एक संवेद मनोविज्ञान यानी एक नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए है। जैसे महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, चरखा चलाने से अंग्रेज नहीं भाग जा रहा, नमक बनाने से अंग्रेज नहीं भाग जा रहा ना, उसने एक कलेक्टिव नेशनल कॉन्शियसनेस का निर्माण किया, वो एक प्रतीक बना जिसने एक संवेद राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया और तब वो भागे। उसी प्रकार से मोदी जी ने एक प्रयास किया जिसमें पूरे देश की भावना एक बात, और उसमें हम सफल रहे। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता अपने इतिहास से समझ ले राहुल गांधी तो उन्हें समझ में आ जाएगा। आप देख रहे थे हल्ला बोल में किस तरह से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लापरवाही का आलम लॉकडाउन 3 में देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है। इधर राहुल गांधी ने सरकार की घेरेबंदी की है कई मुद्दों पर, उसी का जवाब दे रहे थे सुधांशु त्रिवेदी। देखते रहिए आज तक।